नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BRTX प्लेन पर। पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि एमसी की स्टेट की तरफ कुछ नाइट्स आ रहे होते हैं। अब इससे आगे हमें आर्शन फैमिली स्टेट का सीन दिखाया जाता है। उस नाइट्स को भी आते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक नाइट पूछता है कि वह कहाँ पर है। ये नाइट लियोन काउंटी का कैप्टन फेल्टे होता है। हमें एमसी को दिखाया जाता है जो उसी कमरे में शांति से बैठा होता है। उनमें से कोई कहता है कि वह इसके अंदर है, तो फेल्टे पूछता है कि उसका स्टेट कैसा है। तब उन दोनों में से एक कहता है कि वह कुछ दिनों से हिला भी नहीं। तभी फेल्टे और उसके सैनिक दरवाजा खोल के एमसी के कमरे के अंदर आ जाते हैं। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है और एमसी के हाथों में ट्रैगर होता है। एमसी फेल्टे से कहता है कि तो तुम यहाँ पर आ चुके हो सर फेल्टे, तुमने एक जवान बच्चे को जिंदा देखने की तो उम्मीद नहीं की होगी। भी फेल्टे कहता है कि ये कितनी बकवास करता है, जल्दी से इसे खत्म करो। भी एक नाइट एमसी की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर बढ़ता है। भी एमसी अपनी पोजीशन ट्रांसफर का यूज करके नाइट की तलवार के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेता है और नाइट के पास आ जाता है। और नाइट के पास आते ही उसकी गर्दन में ट्रैगर घुसेड़ देता है। सभी नाइट हैरान हो जाते हैं। फेल्टे कहता है कि तुम सब लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से उसे ठोको। लेकिन तब तक एमसी विंडो से कूद जाता है और विंडो से कूदते वक्त एमसी अपनी ट्रैगर को जमीन पर धंसा देता है और फिर अपनी स्किल पोजीशन ट्रांसफर का यूज करके ट्रैगर के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेता है और नीचे आ जाता है। और फिर एमसी भागते हुए सोचता है कि मुझे जल्दी से ही आर्सन फॉरेस्ट की तरफ जाना होगा। अभी फेल्टे कहता है कि जल्दी से उसका पीछा करो। भी हमें आर्सन फॉरेस्ट दिखाया जाता है और अगले सीन में एमसी को भागते हुए दिखाया जाता है। और भागता हुआ एमसी सोचता है कि अगर मैं लकी भी हुआ तो मैं उन नाइट को इस जंगल में बुझा दूंगा, और यदि मैं इस फॉरेस्ट से escape भी करने में कामयाब हो जाता हूँ भी, मेरे बचने के चांस बहुत कम हैं। तो इसलिए मुझे जल्दी से डीमन रिलम के गेट की मदद से इस फॉरेस्ट से निकलना होगा। ह्यूमंस एंड डीमंस की वॉर में डीमंस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर मैं उन लोगों को अपना इनफ टैलेंट दिखाता हूँ तो शायद वे मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन समझे ये है कि एमसी इतना कहता ही है कि एमसी को कुछ आवाज सुनाई देती है। एमसी सोचता है उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है। एमसी वहां पर पेड़ के पीछे छिप जाता है। भी हमें फेल्टे को दिखाया जाता है जो अपने सैनिकों से कहता है कि फैल जाओ और उसे जल्दी ही ढूंढो। एमसी सोचता है कि लेकिन समस्या ये है कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है कि वह गेट कहाँ पर है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह यहीं कहीं आसपास ही होगा। तभी किसी से गलती से किसी टहनी पर उसका पैर आ जाता है जिससे साउंड क्रिएट होता है। एमसी कहता है कि मर गए। तभी हमें पेड़ को चीरते हुए एक स्लेश आता हुआ दिखाई देता है। ये स्लेश पेल्टे ने ही मारा होता है। वह कहता है कि तुम स्लिपरी बास्टर्ड, तो तुम यहाँ पर छुपे हो। समय रहते अपनी स्किल पोजीशन ट्रांसफर का यूज करके वहां से भागने में कामयाब होता है। एमसी कहता है कि मेरे पास बस 2 और स्किल बचे हैं, मुझे जल्दी से गेट को ढूंढना होगा। लगता है अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी एमसी उस कागज को निकालता है। एमसी उस कागज पर लिखते हुए पूछता है कि मुझे डीमन रेलम की एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। तो कागज एमसी से कहता है कि इसके लिए तुम्हें प्राइस पे करनी होगी, लगभग 100 गोल्ड कॉइन या कोई ए रैंक आर्टिफैक्ट है। तब एमसी कहता है ये क्या बकवास हो कर रहा है, क्या इस वक्त मैं कोई ऐसी चीज लेकर घूम रहा होगा। अब मैं इस वक्त ऐसी चीज कहाँ से लेकर आऊं। तभी एमसी के पीछे स्लेश आता है और एमसी कीपे खाते हुए पेड़ के पास गिर जाता है। तभी हमें फेल्टे दिखाया जाता है। इसी से कहता है कि क्या तुम इसलिए भाग रहे हो क्योंकि तुम जिंदा रहना चाहते हो। आर्सन एडल, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो। एमसी फेल्टे से कहता है कि तुम जोक अच्छा मार लेते हो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं मरने वाला नहीं। मन में सोचता है अभी भी मेरे पास एक चांस और है, चाहे मैं जीऊं या मरूं, लेकिन मैं इसको एक बार ट्राई जरूर करूंगा। तब फेल्टे कहता है कि तुम अंत तक रजिस्ट करना चाहते हो, मुझे लगता है कि तुम अभी भी खुद को पेट्रियास मानते हो। तब एमसी कहता है कि तुम इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रहे हो, जैसे कि तुम बहुत प्राउडफुल पर्सन हो। तुम बस एक अडल्ट्स का ग्रुप हो जो एक बच्चे को पकड़ने के लिए पूरी फौज लेकर आया है। नैनी के काम को छोड़ने का क्या इरादा है। ओह सॉरी, मुझे लगता है ये काम भी तुम्हारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। फेल्टे अपनी ब्लेड पर रेड ओरा लाते हुए कहता है मैं तुम्हें बिना कोई पेन दिए मारूंगा। स्वॉर्ड से जो मुझे लियोन काउंटी ने दी है, इसे तुम्हारे दिल के 2 टुकड़े कर दूंगा। तभी फेल्टे अपनी तलवार को एमसी की तरफ चलाता है। एमसी कहता है अभी, और एमसी उस कागज को की स्वॉर्ड की तरफ कर देता है और ऊपर लिखा आता है थैंक्स फॉर पेइंग प्राइस। इसका मूल्य लगभग इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी होगा। तुम्हें डीमन रेलम के गेट तक गाइड किया जाएगा। फेल्टे कहता है कि ये क्या है। तभी एमसी को डीमन रेलम का गेट दिखाई देता है। एमसी जल्दी से अपनी पोजीशन ट्रांसफर स्किल का यूज़ करके
फेल्टे से दूर आ जाता है। फेल्टे कहता है, रुको, कह तो ऐसे रहा है जैसे कि वह रुक जाएगा। भागते हुए एमसी सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये बास्टर्ड पूरे समय तक मुझे फॉलो कर रहा है। तभी एमसी को डिमन रेलम का गेट दिखाई देता है। एमसी कहता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया। तभी टेल एमसी की तरफ एक पेड़ की टहनी को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। ते एमसी की तरफ उस पेड़ की ब्रांच थ्रो करता है। तभी एमसी अपनी स्किल पोजीशन ट्रांसफर का यूज करता है और फेल्टे से कहता है अगली बार मिलेंगे। अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेता है। फेल्टे कहता है कि वो लड़का सचमुच डिमन रेलम में चला। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो किसी डेंजन में आ चुका होता है। एमसी कहता है कि कितना समय बीत गया है। पेड़ से गुजरने के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं इस डेंजन में था। ये एक मैन मेड डेंजन है, इसे किसी ने बनाया है सीक्रेट डिमोनिक आर्ट की मदद से। एमसी सोचता है ऐसी जगह पर एक पत्थर का बिस्तर क्या कर रहा है, क्या इसे किसी ट्रेजर की प्रोटेक्शन करने वाले ने बनाया था। और हमें एमसी के सामने एक स्टोन गार्डन दिखाया जाता है। एमसी कहता है ये तो एक्शन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर एक बैरियर भी है जो सामने से आने वाले ब्लेड के हमलों को रिफ्लेक्ट करता है और इस बैरियर के अंदर एक स्टोन गार्डियन भी है। मुझे ये तो नहीं पता कि इसे किस हाई रैंकिंग फैमिली ने बनाया है, लेकिन ये अजीब पहलुओं से भरा हुआ है और ये गार्डियन देखने से ही स्कैरी लगता है। यदि मैं अभी यहाँ से जाऊं तो शायद मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। तभी एमसी के पास मौजूद कागज एमसी से कहता है कि ये सिर्फ इस बार के लिए है, अगली बार तुम्हें पेनल्टी लगेगी। तुम उन वस्तुओं का प्राइस नहीं दे सकते जो तुम्हारी नहीं है। अगर तुम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का यूज नहीं करने दिया जाएगा। एमसी सोचता है कि ये आदमी पागल है, इस बार ये इसे ऐसे ही जाने दे रहा है। एमसी को कुछ दिखाई देता है, कहता है कि पत्थर की दीवार में कुछ अजीब है, एडल के रूप में इन चीजों को महसूस कर सकता हूँ। एमसी उस पत्थर को दबाता है तो जाती है कि तुम्हारे पास इस चीज का कोई राइट नहीं है। एमसी सोचता है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो बैरियर को डीएक्टिवेट कर देता है। एमसी कहता है कितने शर्म की बात है। इसी बैरियर को छूते हुए कहता है मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। तभी एमसी को एक पत्थर दिखाई देता है, लगता है ये पत्थर गार्डियन से गिरा होगा। अगर ये पत्थर है तो सारी चीजें मेरे मुताबिक जा सकती हैं। एमसी अपनी स्किल पोजीशन ट्रांसफर का यूज उस पत्थर पर करता है। एमसी सक्सेसफुली पत्थर के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेता है और एमसी कहता है इसने काम किया। तभी हमें एमसी के पीछे एक जायंट वुल्फ दिखाया जाता है, वह एमसी पर रोर करता है। एमसी पीछे देखता है। अभी सीन डिमन रेलम पर शिफ्ट होता है। वहाँ पर कोई कह रहा होता है मूर्ख हो तुम, ये बात यहाँ कैसे कर सकते हो। तभी हमें उनके ऊपर एक पर्सन को दिखाया जाता है और हमें उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। यह डिमन रेलम ब्रास फैमिली का पेट्रियाज प्रेते होता है। वह कह रहा होता है ये निश्चित रूप से व्यस्त है। ये इसलिए है क्योंकि मेरी बेटी जल्द ही मिड लेवल हिडन डंजन को क्लियर करने वाली है, लेकिन ये मुश्किल है। अगर वह इसमें सफल हो गई तो उसे चैंटन में एंटर होने के राइट्स मिल जाएंगे। अगर मैं उसे फेल होने को भी कहता हूँ तो वह मेरे खिलाफ जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल चैंटन में प्रवेश करके ही वह उन ह्यूमन से बदला ले पाएगी जिन्होंने उसकी माँ को मार डाला था। क्या वह कमजोर चीज चैंटन जैसी जगह पर सरवाइव कर पाएगी जहाँ केवल डीमन जैसे कमीने लोग गैदर होते हैं। तभी वहां पर एक मेड हड़बड़ाहट में आती है और कहती है एक मुसीबत आ गई है पेट्रियाज। तभी प्रेते कहता है तुम लोग इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो। मेड कहती है मुझे माफ कर दो पेट्रियाज, और कहती है हमने खबर सुनी है कि इस समय छिपे हुए डोमेन में कोई अननोन पर्सन प्रेजेंट है। तब कृत्य कहता है डोमेन में। मेड कहती है हाँ, उसके द्वारा अंदर प्रवेश करने के लिए गेट खोलने के भी कोई निशान नहीं है, इसलिए हर कोई कंफ्यूज है। तो
कृत्य कहता है उसके बारे में तुम्हें कुछ पता लगा? मेड कहती है उसने उस फंक्शन को छुआ जो केवल आप अंदर से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वह कौन है। संभवतः उसे ह्यूमन डेमन वॉर के दौरान बनाए गए द्वार से फोर्सफुली बुलाया गया है। कृत्य कहता है वह वैसे भी मर जाएगा, उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ मेरी बेटी की एग्जाम की प्रिपरेशन पर ध्यान दो। मेड कहती है समझ गई। कृत्य खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है यदि सब कुछ ठीक रहा तो मुझे एक अच्छा मोहरा मिल सकता है। यदि वह हिडन डोमेन में नहीं मरता है तो ऐसा ही होगा। तभी सीन एमसी की तरफ शिफ्ट होता है। एमसी अपनी पोजीशन ट्रांसफर स्किल का यूज करके बैरियर से बाहर आ जाता है और कहता है कि क्या वह वुल्फ था? मैं लगभग मर चुका था। हम देखते हैं कि वह वुल्फ बैरियर पर अपने नाखून मार रहा होता है। यदि ये बैरियर डिस्ट्रेयर भी हो जाए तो भी मेरे बाहर जाने में परेशानी होगी। लेकिन रुको, क्या वह भी पत्थर से नहीं बना है? चलो एक बार कोशिश करते हैं। और एमसी पोजीशन ट्रांसफर की स्किल का यूज उस वुल्फ पर करता है और अपनी जगह वुल्फ के साथ एक्सचेंज कर लेता है और एमसी बैरियर के अंदर आ जाता है और वुल्फ बैरियर के बाहर चला जाता है। एमसी कहता है कि फाइनली इसने काम किया और वुल्फ को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि अभी अभी क्या हुआ। वह रोर करके बैरियर पर जोर जोर से मारने लगता है और एमसी भागते हुए कहता है कि वह ऐसे करते हुए ही मारा जाएगा। और एमसी कहता है कि मुझे अब बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। तभी एमसी के सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है। एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता। इसके हर लेवल पर एक मिशन है। ये तो उस वुल्फ से भी खतरनाक लगता है। ऐसा कह के एमसी अपनी पोजीशन ट्रांसफर की स्किल का यूज करके बैरियर की दूसरी तरफ चला जाता है, उस मॉन्स्टर को दूसरी तरफ भेज देता है और एमसी भागते हुए कहता है हाँ, जैसे मुझे उम्मीद थी, वह भी एक नॉन लिविंग बीइंग है। इससे हमें ये पता चलता है कि एमसी की स्किल पोजीशन ट्रांसफर नॉन लिविंग बीइंग्स पर ही वर्क करती है और एमसी लिविंग बीइंग्स पर इस स्किल का यूज नहीं कर सकता। और एमसी कहता है ये तब तक संभव है जब तक ट्रैप में मेरी स्किल पोजीशन ट्रांसफर। इसी तरह एमसी हर ट्रैप को पार कर जाता है और फाइनल बैरियर के पास पहुंच जाता है। तभी एमसी को कोई कहता है तुम्हें अंत तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तभी एमसी कहता है क्या आप एक घुसपैठिए का भी स्वागत करते हैं? एमसी कहता है कि लगता है कि ये बॉस रूम है, क्या वहाँ पर कोई है? तभी वहाँ पर हमें एक लीच दिखाया जाता है। एमसी अपने मन में कहता है डेथ किंग, उसकी पावर लगभग फेल्टे के समान प्रतीत होती है। तभी डेथ किंग उठता है और कहता है कि मैं आपका यहाँ पर आने के लिए सम्मान व्यक्त करता हूँ। इतना ही कहता है कि तब तक वह बैरियर के दूसरी तरफ चला जाता है। बेचारा लीच कुछ करने से पहले ही हार गया और अंदर जाते ही एमसी कहता है ये ट्रेजर बॉक्स है, यह मैंने जितना सोचा था उससे कहीं बड़ा है। ट्रेजर बॉक्स पर एक ड्रैगन बना हुआ होता है। एमसी कहता है रुको, ब्लैक ड्रैगन अल्टीमेट, ये मैंने पहले कहाँ पर देखा था? ब्लैक ड्रैगन हाई रैंकिंग ये डीमंस होते हैं। हाई रैंकिंग की फैमिलीज में साल्ट, स्लोथ, लस्ट, ग्लूटनी, ग्रीड एक ब्लैक ड्रैगन की तरह है। इविल एंड प्राइडफुल, ब्रास, सेवंथ डेडली सिन, प्राइडी। अगर इन्हें मुझे पकड़ लिया तो मैं निश्चित रूप से ही मारा जाऊंगा। फिर एमसी कहता है अब जब नौबत यहाँ तक आ गई है तो चलो बक्से को खाली करके ही भागा जाए। इस जगह से बाहर निकलने के लिए काम का आर्टिफैक्ट तो होना ही चाहिए। एमसी उस बक्से को खोलता है। से बक्से के अंदर पर्पल कलर की कोई चीज दिखाई देती है जो एमसी के मुंह पर आ जाती है और एमसी के मुंह से चिपक जाती है। धीरे धीरे करते हुए एमसी के मुंह के अंदर चली जाती है। एमसी को बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी हमें कुछ खून के छींटे दिखाए जाते हैं। चैप्टर की एंडिंग यहीं पर होती है।